गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लासेस में हमने असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज का हमारा विशेष जो टॉपिक है वो आपका क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यह जो है कितने चरणों में पूर्ण होता है और इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन को क्या होता है आपका न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन आपका क्या होता है कि एक प्रकार से कहना चाहिए दोहरे विभाजन की प्रक्रिया जो है होती है, जो जनन कोशिकाओं में संपन्न होती है। किसमें होती है? आपका जनन कोशिकाओं में संपन्न जो है होती है। इसके फलस्वरूप एक जो मातृ कोशिका जो होती है उनसे क्या होता है, आपका 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जो है होता है। विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है मातृ कोशिका की तुलना में क्या होती है, आधी रह जाती है। अतः इस विभाजन को क्या कहते हैं, आपका न्यूनकारी कोशिका विभाजन जो है कहा जाता है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन जो है स्टारबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में उन्होंने दिया था। और मियोसिस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ना, आपका और वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आपका फार्मर एवं म्यूरे नामक वैज्ञानिक ने मियोसिस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम उन्होंने किया था। आइए जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है ना, प्रमुख जो विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक द्विगुणित जो कोशिका जो होती है वो 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण जो है करती हैं। यह जो है मुख्यतः क्या होता है, आपका जनन कोशिकाओं में संभव जो है होता है। इसके अलावा यह जो है लैंगिक जनन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। तो ये थी अर्धसूत्री विभाजन की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम चलते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रावस्थाएं जो होती हैं वो कितने भागों में चलती है, यह प्रक्रिया जो है पूरी जो है होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, आपका 2 प्रावस्थाओं में चलता है। ठीक है, लेप्टोटीन प्रावस्था के बारे में, यह जो है प्रोफेस प्रथम की प्रथम चरण होता है या फिर प्रथम जो है अवस्था जो है होता है। तो इस अवस्था की आप विशेषताएं देख सकते हैं कि इसमें आपका जो मुख्य रूप से जो केंद्रक झिल्ली ये आपका क्या होता है, आपका केंद्रक झिल्ली होता है। और जो है आपका जो केंद्रिका जो होती है इसके अंदर में क्या होता है, आपका केंद्रिका जो है होता है, जो कि आपका स्पष्ट रूप से आपको दिखाई जो है देता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसका जो आपका सेंट्रियोल जो होता है वह भी जो है आपका स्पष्ट रूप से आपको दिखाई जो है देता है। और इसमें क्रोमोसोम जो है जो आपका गुणसूत्र जो होता है वह भी जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई जो है देता है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम जो होता है वो आपका कैसा रहता है, एक धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई जो है देते हैं। तो गुणसूत्र में अनेक क्या होता है, आपका दाने दाने इसमें कुछ उभार पाए जाते हैं। आप देखेंगे ये आपका धागेनुमा संरचना है, इसके बीच बीच में कुछ दाने के समान जो संरचना जो दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, आपका क्रोमोमियर जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्या होता है, प्रोफेस प्रथम का प्रथम प्रावस्था होता है, जो कि क्या है आपका लेप्टोटीन अवस्था जो है होता है। तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है, आपका जो गुणसूत्र होता है वो धागेनुमा संरचना, आपका क्रोमोमेस भी आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ आपका जो इसमें केंद्रिका जो होती है और ये आपका केंद्रक झिल्ली जो होती है वो आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई जो है देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा जाइगोटीन प्रावस्था के बारे में। ठीक है, ये दूसरी जो अवस्था जो होती है वो क्या आपका जाइगोटीन अवस्था होती है। इस अवस्था में आप लोग देखेंगे कि जो आपका मुख्य रूप से पहचान जो होता है, आपका जो समजात गुणसूत्र के बीच में क्या होता है, युग्मन की क्रिया होता है ना।
इस अवस्था में क्या होता है, जो संजात जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, उनके मध्य में क्या होता है, युग्मन की क्रिया जो है प्रारंभ जो है हो जाती है। इस अवस्था में जो आपका संजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच में, है ना, यानी कि पास पास क्या होते हैं, वो आने लगते हैं और एक प्रकार से वो जो है क्या होते हैं, पेयरिंग जो है मतलब क्या करते हैं, बनाने जो है लगते हैं। गुणसूत्र के जो प्रत्येक जो जोड़े होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो क्या होते हैं गुणसूत्र जो है मिल करके एक पेयर बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्येक जोड़े को क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट जो है कहलाती है। दोनों संजात जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, इसमें एक विशेष प्रकार की जटिल रचना के कारण से, है ना, एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़े होते हैं, जिसे क्या होता है आपका सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स जो है कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये जो आपका क्या है, आपका जैगोटिक प्रावस्था है। इस अवस्था में, है ना, आपको क्या होता है, जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम जो होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के मतलब पास पास जो है आने जो है लगते हैं और इस प्रकार से पास पास आकर के जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं, पेयर या फिर जोड़ा बनाने का कार्य जो है करता है। तत्पश्चात तीसरा जो अवस्था जो होती है आपका क्या होता है, पैकेटिंग अवस्था होती है। इस अवस्था में, है ना, आपका क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो स्टेमेसिस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, और इसी प्रावस्था में आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका होमोलोगस जो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके मध्य में क्या होता है आपका मतलब एक दूसरे के मतलब पास पास जो है आने लगते हैं और गुणसूत्रों की यहाँ पर मतलब अदला बदली जो है किया जाता है। तो इस प्रावस्था में आपको क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो पूरी तरह से एक समान जो है नहीं होते और इसके अलावा जो जब क्रॉसिंग ओवर जब होता है इसमें, है ना, तो विनिमय उस स्थान पर होता है जहाँ पर क्या होता है, पुनः संयोजन गांठें बनाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जीन विनिमय या फिर जो क्रॉसिंग जो ओवर जो होता है वहाँ पर क्या होता है, एक संयोजन स्थान होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से क्या हो रहा है आपका एक संयोजन स्थान जो है बनता है। उस स्थान को क्या होता है, केस्मा कहते हैं, है ना, जहाँ पर क्या होता है कि दो आपका जो क्रोमोसोम जो रहते हैं वो एक दूसरे पर, यानी जो आपका क्रोमेटिड जो रहता है एक दूसरे को जिस स्थान पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं या जुड़े होते हैं, उस स्थान पर क्या होता है, एक संयोजन गांठें बनती हैं या फिर केस्मेटा का निर्माण जो है होता है और वहीं पर क्या होता है, जीन विनिमय का मतलब जीन विनिमय की क्रिया जो है पूर्ण जो है होती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अर्धसूत्रीय विभाजन की, है ना, जो आपका पैकेटिंग जो अवस्था होती है ना, वहाँ पर क्या होता है आपका जीन विनिमय की क्रिया जो है होती है ना, और एक प्रकार से मतलब वहाँ पर केस्मेटा का फॉर्मेशन जो है होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे डिप्लोटिक प्रावस्था के बारे में, है ना, किसके बारे में देखेंगे, डिप्लोटिक प्रावस्था के बारे में। इस अवस्था में आप लोग देखेंगे इसमें कि जो केंद्रिका जो है समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर आप देखेंगे अंदर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस या फिर केंद्रिका होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है आपका समाप्त जो है होने लगती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे आपको जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, केंद्र जो झिल्ली होती है ना, वो धीरे धीरे मतलब क्या होता है, लुप्त होने लगता है। आपको इस अवस्था में आपको याद रखना है, यानी कि कौन सी अवस्था में, डिप्लोटिक प्रावस्था में आपको याद रखना है केंद्रिका और न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका लुप्त जो है हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में और कुछ इसमें विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे आपका जो गुणसूत्र जो है आपका इस अवस्था में बहुत ही स्पष्ट रूप से आपका दिखाई देता है। इस दौरान जो केस्मेटा जो होता है उसका निर्माण जो है होता है और जो क्या करता है आपका जो एक्स जो क्रोमोसोम जो होता है या फिर एक्स आकार के जो गुणसूत्र के रूप में क्या होते हैं वो दिखाई जो है देने लगते हैं और इसी पर मतलब इसी अवस्था में क्या होता है आपका जीन विनिमय की क्रिया जो है होती है। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं कि डिप्लोटिक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और आपका न्यूक्लियस है ना, ये दोनों क्या होती है लुप्त होने लगती हैं। इस अवस्था में जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स की आकार की मतलब दिखाई जो है
देने लगती है और साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है आपका जीन विनिमय की प्रक्रिया जो है होती है। अब देखते हैं अगली, इसमें डाइकाइनेसिस की प्रक्रिया है ना। जब मतलब ये डिप्लोइडिंग अवस्था तक जब पहुंच जाती है उसके बाद इसमें क्या होता है डाइकाइनेसिस की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है, यानी कि कोशिकाएं इसमें क्या होता है दो भागों में है ना मतलब बंटने जो है लगती है। तो इस प्रक्रिया की विशेषता जो है देखते हैं कि जो सेंट्रियोल जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर है ना, ये आपका क्या होता है सेंट्रियोल होता है। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि सेंट्रियोल इस अवस्था में क्या है धीरे धीरे मतलब क्या है मतलब अपने अपने ध्रुव की ओर क्या करता है वो गति करता है। तो जब डाइकाइनेसिस की प्रक्रिया जब होती है तब ये जो सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपने अपने ध्रुवों पर क्या हो जाते हैं वो स्थापित जो है हो जाता है या फिर अपने अपने ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्रीय जो झिल्ली होती है, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त जो है हो जाता है। और इस अवस्था में जो गुणसूत्र जो है ना पृथक होकर के क्या होते हैं आपका आगे जो है बढ़ने लगते हैं। इस अवस्था में क्या हो रहा है जीन विनिमय की क्रिया जो है पूर्ण होती है। तो ये जो है क्या हो रहा है आपका एक दूसरे से क्रोमोसोम जो पास पास स्थित होते हैं। तो जैसे ही आपका डाइकाइनेसिस अवस्था में आता है तो ये गुणसूत्र जो होते हैं एक दूसरे से क्या होने लगते हैं दूर जो है होने लगते हैं या फिर अलग जो है होने लगते हैं। कई जो समजात जो गुणसूत्र होते हैं है ना वो क्या होते हैं गोल आकार के भी ये जो है दिखाई जो है देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है डाइकाइनेसिस की प्रक्रिया में जो आपका जो गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं अलग होने लगते हैं। इसके अलावा जो आपका जो सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपने ध्रुवों तक मतलब पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ जो आपका क्या होता है स्पिंडल जो तंतु होते हैं ना तरबूज जो तंतु जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई जो है देने लगती है। तो यहाँ तक आपका क्या होता है ना प्रोफेज फर्स्ट की प्रक्रिया है जिसमें प्रोफेज फर्स्ट जो है जो आपका होता है ना कितने प्रावस्था में बटा हुआ देख लीजिए। पहला आपका लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन और चौथा जो होता है आपका डिप्लोटीन प्रावस्था में। यहाँ से प्रक्रिया जो है क्या होता है आपका डाइकाइनेसिस में क्या होता है बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है मतलब दो सेल्स का मतलब निर्माण करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ जो है हो जाती है। अब देखते हैं आपका है ना जो कहना चाहिए मेटाफेज अवस्था प्रथम के बारे में है ना। पहला अपन क्या देखें प्रोफेज प्रथम, उसके बाद हम देखेंगे क्या मेटाफेज प्रथम के बारे में। तो इस अवस्था में देखना कि जो तरबूज जो तंतु जो होते हैं है ना स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है उसका जो है निर्माण हो जाता है। ये आपका दोनों सेंट्रियोल से एक तंतुनुमा धागे जो है रचना जो है दिखाई देती है जिसे क्या कहते हैं आपका स्पिंडल तंतु जो है तंतु तंतु जो है कहा जाता है। और इसके अलावा जो गुणसूत्र जो होते हैं है ना वो सेंट्रोमियर द्वारा तंतु के द्वारा क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका क्रोमोसोम है ना इनटू इक्वेशन प्लेट्स है ना एक प्रकार से मतलब क्या होता है समान रूप से जो गुणसूत्र जो है विभाजित हो जाते हैं और अब मतलब मध्य भाग में है ना क्या होते हैं ये जो गुणसूत्र जो है स्थापित जो है हो जाते हैं। इस प्रकार से जो सभी गुणसूत्र जो है विभाजित होकर के है ना मध्य भाग के दोनों ओर लगभग क्या होने लगते हैं ये विभाजित जो है होने लगते हैं या फिर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा देखेंगे है ना। तीसरा आपका क्या है एनाफेज अवस्था। ठीक है एनाफेज प्रथम। तो इस अवस्था में है ना इसमें क्या होता है आपका जो केंद्रिका है और जो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो क्या होती है आपका अनुपस्थित होती है इस अवस्था में। और प्रत्येक गुणसूत्र जो है ना क्या करते हैं अपने जो समजात जोड़े हैं है ना समजात जोड़े हैं उनसे क्या होता है आपका अलग होकर के अपने अपने ध्रुव की ओर क्या करने लगते हैं गति करने लगते हैं। जैसे ऊपर की ओर है ना ये गुणसूत्र जा रहे हैं और ये गुणसूत्र जो है नीचे की ओर जो है जाते हैं। ठीक है तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है प्रत्येक जो समजात गुणसूत्र है वो अलग होकर के क्या कर रहे हैं अपने अपने ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जा रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे आपका नेक्स्ट भाग है आपका टीलोफेज प्रावस्था के बारे में है ना। टीलोफेज प्रावस्था में है ना होता क्या है आपका कि केंद्रिक मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका है ना यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से यहाँ पर टीलोफेज अवस्था है प्रथम,
जिसमें यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो है धीरे धीरे क्या होती है आपका निर्माण जो है होने लगती है, और साथ ही साथ है ना इनमें क्या होता है आपका केंद्रिका का निर्माण भी धीरे धीरे होने लगता है। इस प्रकार से टीलोफेज प्रावस्था में क्या होता है आपका दो पुत्री कोशिका जो है बनने जो है लगता है, और गुणसूत्र जो है क्या हो जाते हैं पतले और लंबे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पतले और लंबे या धागे नुमा संरचना गुणसूत्र का निर्माण जो है करने लगते हैं। तो इस प्रकार से है ना यहाँ पर क्या होता है टीलोफेज अवस्था में क्या होता है आपका कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण जो होता है, साथ ही साथ जो गुणसूत्र जो होते हैं पतले और लंबे रूप में दिखाई देते हैं, और ये जो आपका है ना यहाँ से है ना ये आपका क्या हो रहा है केंद्र मतलब दो भागों में है ना, यानी कि एक कोशिका से दो पुत्री कोशिका का यहाँ पर क्या होता है निर्माण जो है होने लगता है। इस प्रकार से ये क्या होता है आपका पूरी तरह से दो डॉटर सेल्स का क्या करता है निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से है ना आपका अर्धसूत्रीय विभाजन की जो प्रक्रिया जो होती है ना, ये जो कितनी प्रावस्था में हो रहा है आपका, ये प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड में है ना, दो प्रक्रिया में यह जो है पूर्ण जो है होता है। हम देखेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन की सेकंड प्रावस्था के बारे में, यानी कि मियोसिस सेकंड के बारे में। यह जो अवस्था जो होती है ना, इसमें मतलब क्या होता है, यह भी जो है मतलब इसमें क्या होता है मतलब 4 चरणों में यह जो है पूर्ण होता है, जिसमें आपका प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड है ना, ये 4 अवस्था में यह जो है पूर्ण होता है। ये मतलब मियोसिस की द्वितीय प्रावस्था जो है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि इस विभाजन में है ना क्या होता है आपका केंद्रीय विभाजन जो होता है, जो कि 4 अवस्थाओं में क्या होता है आपका पूर्ण जो है होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज द्वितीय है ना, यानी कि ये जो प्रोफेज द्वितीय प्रावस्था है ना, इस अवस्था में मतलब होता क्या है। इस अवस्था में देखेंगे कि जो आपका केंद्रीय जो झिल्ली जो होती है और आपका है ना उपस्थित जो केंद्रिका होता है ना, इसके अंदर में जो कहना चाहिए छोटा सा केंद्रिका जो होता है, वो जो है क्या होते हैं इसका पूर्ण रूप से मतलब अभाव जो है होता है, यानी कि इस प्रावस्था में क्या हो रहा है मतलब धीरे धीरे जो आपका केंद्रिका होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो विलुप्त जो है हो जाता है धीरे धीरे करके। तत्पश्चात इसमें देखेंगे कि जो आपका गुणसूत्र पतले और लंबे, यानी कि क्या होता है जो गुणसूत्र जो होते हैं वो जाल के समान जो है या धागेनुमा संरचना की आकृति का जो दिखाई देते हैं है ना। इस प्रकार से इसमें जो गुणसूत्र होता है गुच्छ के रूप में या प्रोमेटिन जाल के रूप में इसमें व्यवस्थित जो है होते हैं। प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है ना, वो क्या होता है आपका द्विसूत्री होता है ना। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है आपका द्विसूत्री होता है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि गुणसूत्र में है ना एक कहना चाहिए कुंडित अवस्था में और द्विसूत्री के रूप में रहता है। तो आपको इस प्रावस्था में आपको ध्यान देना है, इस अवस्था में है ना जो आपका क्या होता है केंद्रिका होता है ना, और आपका जो केंद्रक जो झिल्ली जो होती है वो क्या होती है आपका धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, और इसमें जो गुणसूत्र जो होता है वो धागे नुमा संरचना के रूप में या गुच्छ के रूप में उपस्थित होते हैं। और इस विभाग मतलब इस अवस्था में गुणसूत्र जो है कैसा होता है द्विसूत्री रूप में होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे मेटाफेज द्वितीय प्रावस्था में है ना, मेटाफेज जो द्वितीय प्रावस्था है उसमें आप देखेंगे कि इस अवस्था में जो आपका केंद्रीय झिल्ली जो होती है ना, इनका क्या होता है पूर्ण रूप से अभाव जो है होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गुणसूत्र जो होते हैं वो छोटे और मोटे रूप में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें जो आपका जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट में आपको क्या है जो केंद्रक जो झिल्ली जो होती है ना, वो क्या हो रहा है आपका विलुप्त हो जा रही है। तो इस अवस्था में यानी कि मेटाफेज अवस्था में आते तक क्या होती है वो पूर्णतः रूप से क्या होती है विलुप्त हो जाती है, और गुणसूत्र जो है क्या होते हैं मोटे हो जाते हैं, गोल रूप में मतलब क्या होते हैं अव्यवस्थित जो है हो जाते हैं। इसके अलावा है ना यहाँ पर आप देखेंगे कि धागे नुमा और कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, जिसको क्या बोलते हैं आपका स्पिंडल फाइबर बोलते हैं या तरकु तंतु जो है कहा जाता है। तो ये जो तरकु जो तंतु जो होता है इस अवस्था में उसका निर्माण जो है
होने लगता है। साथ ही साथ जो आपका मतलब जो ध्रुव होते हैं ना, मतलब सेंट्रियोल जो होते हैं वो आपका क्या होता है अपने अपने ध्रुवों की ओर जाकर व्यवस्थित जो है हो जाते हैं। तो ये था आपका मेटाफेज अवस्था के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे एनाफेज में जो द्वितीय प्रावस्था में किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया जो है होती है। तो इस अवस्था में है ना आपका क्या होता है, जो आपका सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपने अपने ध्रुव की ओर क्या होता है आपका मतलब गति जो है करने लगते हैं, या फिर वहाँ अपने अपने ध्रुव में जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें जो गुणसूत्र जो होते हैं है ना, जो आपको होमोलोगस जो गुणसूत्र होते हैं है ना, वो जो है क्या होता है आपका गुणसूत्र के पास एकत्रित होते हैं। तो इस अवस्था में आते तक वो क्या होते हैं, ये जो होमोलोगस जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से क्या होता है क्रॉसिंग ओवर करने के पश्चात में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक मध्य भाग में ये जो है इस अवस्था में व्यवस्थित जो है होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये मेटाफेज की अवस्था में क्या हो रहा है आपका जो गुणसूत्र जो होते हैं पूर्णतः मतलब अलग हो जाते हैं और मध्य में एक समांतर भाग में क्या होते हैं व्यवस्थित जो है होने लगते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे इसमें से कुछ और प्रमुख विशेषता के बारे में है ना। इसमें आपका क्या होता है ध्रुवों की ओर क्या होता है आपका गुणसूत्र तो जाता है, साथ ही साथ आपका क्या होता है सेंट्रोमियर की सहायता से यहाँ पर क्या होता है आपका स्पिंडल जो तंतुएं जो होती हैं है ना, ये एक दूसरे से मतलब क्या होती है जुड़ी होती हैं। तो एक कहना चाहिए एक विशेष प्रकार की आकृति, जैसे आपका टी प्रकार की आकृति या एल प्रकार की आकृति के रूप में है ना गुणसूत्र जो है आपका दिखाई देते हैं या फिर परिलक्षित जो है होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका टीलोफेज प्रावस्था के बारे में। इसके बारे में आपका टीलोफेज प्रावस्था के बारे में इस अवस्था में आप देखेंगे कि इसमें जो कहना चाहिए स्पंडल तंतु जो है ना क्या होते हैं लुप्त हो जाते हैं और इसमें आपका जो केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक जो झिल्ली जो होती है वो आपको स्पष्ट रूप से मतलब दिखाई जो है देने लगती है। तो इस अवस्था में यहाँ पर क्या होता है जब गुणसूत्र जो है अपने अपने ध्रुवों की ओर जब पहुंच जाते हैं है ना, और इसके बाद में क्या होता है आपका एक केंद्रिकी झिल्ली के रूप में इसमें निर्माण होता है। साथ ही साथ आपका जो केंद्रिका जो है आपको स्पष्ट रूप से क्या होती है दिखाई देती है और तर्कतंतु जो आपका क्या होता है एनाफेज अवस्था में दिखाई देता है वो टीलोफेज अवस्था के आते आते क्या हो जाता है आपका लुप्त जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर में क्या होता है आपका कि क्रोमेटिन जाल का निर्माण जो है होने लगता है इस अवस्था में। और साथ ही साथ है ना ये बाहरी जो भाग में है ना एक मतलब खांच के समान जो संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे सेल्स जो है इसी स्थान से क्या होता है आपका दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस अवस्था में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो आपका जो मतलब सेंट्रियोल जो होता है वो अपने अपने ध्रुव की ओर तो स्थित होता है, साथ ही साथ जो गुणसूत्र जो होता है वो अपने अपने ध्रुवों के साथ में मतलब क्या होता है बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण जो है होने लगता है और इनके मध्य में क्या होता है एक खांच जो है पैदा होता है जिससे क्या होता है आपका दो डॉटर सेल्स का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से आपका है ना क्या होता है आपका जो आपका अनुसूत्री जो विभाजन की जो द्वितीय जो प्रावस्था जो होती है उसमें है ना क्या होता है ये चार चरण होते हैं, जिसमें आपका प्रोफेज सेकंड है ना, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, जिससे क्या होता है आपका दो संतति कोशिका का निर्माण जो है होता है। उसी प्रकार से है ना क्या हो रहा है ये दो क्रमिक विभाजनों के कारण से होता है ना। तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड से फिर क्या हो रहा है आपका दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है ना। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया जो होती है ना दो क्रमिक विभाजनों के द्वारा है ना क्या करता है ये चार संततियों का निर्माण करता है ना, क्या होता है आपका चार संततियों का निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से आपका मियोसिस विभाजन जो है ना आपका क्या होता है दो प्रावस्थाओं में जो है पूर्ण होता है। धन्यवाद।